मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, ठीक है, और म्यूटेशन। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स वो हुए जो क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने का काम करेंगे, ठीक है। तो कहता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। सबसे पहले ये क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स के ग्रोथ को या उनके मतलब कि ग्रोथ को रोकते हैं, या तो उनको क्या करेंगे, किल करने का काम करेंगे। तो कहता है दैट इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ, ये क्या करेंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकेंगे। कैसे, तो बाय इंटरफेयरिंग विद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा उसके साथ क्या करेंगे, ये इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। कहता है इन कहाँ पे, तो बैक्टीरियल सेल्स में, जहां जो भी आपके बैक्टीरियल सेल्स होंगे उन सभी में जाके ये क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा और प्रोटीन का सिंथेसिस होने नहीं देगा, ठीक है। दे एक्ट मेनली ऑन द 70s बैक्टीरियल राइबोसोम, जिसमें आपका 30S और 50S का सब यूनिट्स होता है ना। तो ये मेनली कहाँ पे जाके एक्ट करते हैं, तो राइबोसोम्स पे, ठीक है। प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एसेंशियल प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल सर्वाइवल एंड मल्टीप्लीकेशन। जो भी इसेंशियल या इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स चाहिए किसको, बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने के लिए या फिर क्या कहते हैं, एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है, या उनके ग्रोथ के लिए, उन सभी प्रोटीन सिंथेसिस को ये क्या करता है, होने से रोकता है, बचाता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम करता है, सिंपली प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, जिससे कि बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा, मतलब वो सारे प्रोटीन बैक्टीरिया को नहीं मिल पाएंगे जो उनके ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। अब जब प्रोटीन ही नहीं मिलेगा उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या हो जाएंगे, या तो उनका ग्रोथ रुक जाएगा या तो वो मर जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप इसको रोक सकते हो। तो अब कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो क्लासिफिकेशन में आपका कहता है कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन द 30s राइबोसोमल यूनिट सब यूनिट। अब राइबोसोमल 70s को दो सब यूनिट में बांटा, 30s और 40s के, ठीक है, सॉरी 50s के। तो अब क्या होगा इसमें कि मतलब 30 वाले पे जो आपके ड्रग्स एक्ट करेंगे वो आपके कौन कौन से हो जाएंगे, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। तो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आपके ये क्लास हो गया ड्रग का, और ये आपके उसके अंदर के ड्रग्स हो गए। तो एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमिकासिन और नियोमाइसिन। ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के। और ये सारे कहाँ जाके एक्ट करेंगे, तो 30 राइबोसोमल पे। कहता है इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कहते हैं कॉज मिसरीडिंग ऑफ mRNA एंड इनहिबिट इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सिंपली क्या करता है कि mRNA का क्या करता है, मिसरीडिंग करता है, मतलब कि सही से रीड करने नहीं देता है। अब सही से सीक्वेंस नहीं होगा, सही से रीड नहीं कर पाएगा, तो उसके वजह से प्रोटीन का जो सिंथेसिस होगा वो नहीं होगा, है ना। तो कहते हैं कि इसी के वजह से जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएशन होता है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा, कौन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमिकासिन और नियोमाइसिन। तीनों चारों का एक ही मैकेनिज्म होगा, एक ही मैकेनिज्म पे वो काम करेगा, ठीक है। फिर आया आपका टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन के एग्जाम्पल पे है, खुद टेट्रासाइक्लिन आ जाएगा, डॉक्सीसाइक्लिन आ जाएगा और मिनोसाइक्लिन आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा ड्रग जो है उस टेट्रासाइक्लिन में आपका 3 ड्रग आ गया, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कहता है प्रिवेंट अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए टू द राइबोसोम। ये क्या करेगा, जो टीआरएनए होगा उसको राइबोसोम्स के साथ अटैच होने नहीं देगा, ठीक है। अब है आपका दूसरा जो केस है वो 50s राइबोसोमल वाला है, ठीक है, सब यूनिट वाला। तो इसमें आपके ड्रग्स आएंगे मैक्रोलाइड्स। तो मैक्रोलाइड्स के एग्जांपल में आ जाएंगे आपके इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन का नाम सुना भी होगा, इरिथ्रो का भी सुना हो। तो ये सारे मैक्रोलाइड्स में आते हैं, जिसमें एग्जाम्पल हो गया आपका इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन। अब इसका मैकेनिज्म क्या कहता है कि इनहिबिट ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्रोइंग पेप्टाइड चेन। अब जो पेप्टाइड चेन ग्रो करता है, जिससे आपका मतलब कि आरएनए या डीएनए का क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको क्या करता है, ये पेप्टाइड चेन के ग्रोथ को ही क्या करता है, ये रोक देता है, ठीक है। फिर है आपका दूसरा ड्रग इसके अंदर क्लोरामफेनिकोल, ठीक है, क्या है, क्लोरामफेनिकोल। एग्जाम्पल भी उसका वही होगा, क्लोरामफेनिकोल। मैकेनिज्म इनहिबिट्स पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम। अब ये क्या करेगा, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा उस एंजाइम को ही क्या करेगा, ये इनहिबिट कर देगा।
प्रिवेंटिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जब एंजाइम को रोक देगा तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा। तो ये एंजाइम को रोकने का काम करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। अब इसी में आपका ड्रग है तीसरा लिंकोसामाइड। लिंकोसामाइड में आपका ड्रग आएगा क्लिंडामाइसिन। ये क्या करेगा, ये भी पेप्टाइड चेन के एलोंगेशन को क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है। फिर कहता है कि फोर्थ वाला है आपका ऑक्साजोलिडिनोन्स। ऑक्साजोलिडिनोन्स में आपके एग्जांपल आ जाएगा लिंजोलिड। लिंजोलिड में आपका इसका मैकेनिज्म क्या है, ये करेगा फॉर्मेशन ऑफ द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जो भी मतलब कि आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स को क्या करेगा, ये होने से बचाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा तो जो बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी, और नहीं होगी पूरी तो वो का ग्रोथ कम हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से काम करेगा। अब यूजेस है कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो किन किन चीजों के ट्रीटमेंट में यूज होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। कोई भी अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड इन्फेक्शन हो उसमें, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। ठीक है, तो इनकी जैसे क्लिंडामाइसिन है ना, क्लिंडामाइसिन वगैरह हो गया, तो इसमें स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू जितने भी आपके स्किन के इन्फेक्शन होंगे या सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन होंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, इसमें में। फिर कहता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें आपका ड्रग आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, कोलेरा हो गया, टाइफाइड फीवर हो गया, एक्नी हो गया और एटिपिकल निमोनिया हो गया। इन सारे कंडीशन के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं उन सब का ये यूज है। ठीक है, और ये अगर डिटेल में पढ़ना हो तो डिप्लोमा में भी यही चलेगा, तो पढ़ लेना। ठीक है, क्या कहते हैं एंटीबायोटिक में कौन कौन से आपके बैक्टीरिया के ग्रोथ, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये सब आएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, म्यूटेशन। ठीक है, कहता एनी चेंजेस इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आर टर्म्ड एज म्यूटेशन। कोई भी चेंज डीएनए के सीक्वेंस में, वो चेंज जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, म्यूटेशन कहलाएगा। कहता है कि दे आर द प्राइम कॉज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब कि म्यूटेशन जो होता है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो आता है वो किसके वजह से आता है, म्यूटेशन के वजह से आता है। कहता है कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल द इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इन देम इज गवर्न बाय म्यूटेशन ऑफ द जीन। अब देखो कोई फ्लावर होता है ना, हर एक फ्लावर का क्या होता है, अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वो अलग अलग क्यों होता है, म्यूटेशन के वजह से होता है। ठीक है, वरना सारे फ्लावर क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, या सारे लोग एक जैसा उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना। बट क्या होता है, म्यूटेशन के वजह से ये जो चेंजेस होते हैं वो किसके वजह से होते हैं, म्यूटेशन के वजह से। ठीक है, म्यूटेशन कैन समटाइम्स बी हार्मफुल सच एज म्यूटेशन ऑफ जीन कैन गिव राइज टू अल्टर्ड प्रोटीन फंक्शनिंग कॉजिंग म्यूटेशन ऑफ जीन डज नॉट क्रिएट अ फंक्शनल प्रोटीन। कभी कभी क्या, जैसे कि मान लो अभी क्या हुआ म्यूटेशन में, अभी आपने एग्जांपल जो देखा उसमें क्या बता रहा है कि म्यूटेशन के वजह से हर एक चीज का अपना अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। बट ये तो चलो अच्छी बात हो गई कि अलग अलग सब सेम नहीं है, बट कभी कभी म्यूटेशन जो होता है वो क्या होता है, हार्मफुल भी होता है। कैसे, तो कहता है कि जैसे कि आपका म्यूटेशन अगर किस में होता है, जीन में, तो वो किसको राइज दे सकता है, अल्टर्ड प्रोटीन फंक्शन को। मतलब जो प्रोटीन का फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। तो जिसके वजह से क्या होगा कि म्यूटेशन ऑफ जीन डज नॉट क्रिएट अ फंक्शनल प्रोटीन। तो जो प्रोटीन आपका प्रोड्यूस होगा वो फंक्शनल नहीं होगा। ठीक है, फिर कहता है कि दे आर ऑफ म्यूटेशन गिव्स राइज टू जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ये जो म्यूटेशन होता है वही जेनेटिक डिसऑर्डर को भी क्या करता है, एक तरह से जन्म देता है। कि मतलब अगर म्यूटेशन के वजह से ही आपको जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है। ठीक है, फिर कहता है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। कहता है म्यूटेशन आर कॉज बाय वेरियस फैक्टर एंड समटाइम्स दे रिजल्ट इन स्पॉन्टेनियस इवेंट ऑफ एरर्स इन अ डीएनए रेप्लिकेशन। कहता है कि म्यूटेशन जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज है जिसकी वजह से म्यूटेशन हो, बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से म्यूटेशन होता है। कहता है कि समटाइम्स दे रिजल्ट इन स्पॉन्टेनियस इवेंट ऑफ एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। कभी कभी ये डीएनए रेप्लिकेशन में एरर होने के वजह से भी म्यूटेशन होता है। ठीक है,
फिर कहता है फॉर एग्जाम्पल ले लो, 2 पॉलीमरेज एंजाइम एड्स अ रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड। 2 पॉलीमराइज एंजाइम, मान लो कि एंजाइम हमने 2 लिया, उसने क्या किया, एक रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड को आके अटैच कर दिया। जैसे कि लाइक टी इज इंसर्टेड प्लेस ऑफ सी। अब जैसे कि मान लो ATGC, ये क्या है, सीक्वेंस है। अब हमने AT के जगह पे AC कर दिया और GC के जगह पे TC कर दिया, है ना, तो ये क्या हुआ, सीक्वेंस में चेंज हुआ, तो इसके वजह से भी म्यूटेशन आएगा। कहता है कि इन न्यूली सिंथेसाइज DNA स्ट्रैंड। अब आपको पता है कि जो मतलब कि DNA सिंथेसाइज होता है या RNA सिंथेसाइज होता है, तो वो किसको देख के होता है, पेरेंट वाले को देख के होता है, तब ना न्यू सिंथेसाइज होता है। अगर मान लो हमने पेरेंट वाले में देखा, लेकिन फिर भी हम जो नया DNA बनाया, नए DNA का सिंथेसाइज किया है, उसमें अगर सीक्वेंस गलत हो जाता है तो उसके वजह से क्या हो सकता है, आपका म्यूटेशन हो सकता है। फिर कहता है कि द एरर अकर ड्यूरिंग DNA रिपेयर इन स्पाइट ऑफ द सेलुलर एंजाइम व्हिच डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर। कहता है कि जो अदर और फैक्टर है, कहता है कि अदर एरर्स अकर ड्यूरिंग DNA रिपेयर। जब आप क्या करते हो, DNA को रिपेयर करने का काम करते हो, मान लो जब आपको पता चलता है कि DNA का जो सीक्वेंस है उसमें कुछ गलत है, तो उस टाइम क्या करता है, बॉडी DNA को रिपेयर करने का काम करता है। तो उस रिपेयर के प्रोसेस के टाइम पे भी म्यूटेशन हो सकता है। फिर कहता है कि म्यूटेशन कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से भी आपका म्यूटेशन हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या, जैसे कि मान लो कि मैंने आपको याद है फर्स्ट सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था, जब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आया था, है ना, तो मैंने ये बात पढ़ाया था आपको कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उनको, है ना, उनको रेडिएशन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, उनको केमिकल एक्सपोजर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, है ना, उसके वजह से क्या होगा, उनका डिसऑर्डर्स होंगे उनको, ठीक है। तो इसीलिए यही चीज कहता है कि यही एक मतलब रीजन है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रीजन है किसके लिए, म्यूटेशन के, है? अब यहाँ पे कहता है कि फॉर एग्जाम्पल DNA म्यूटेशन कैन बी अल्टर्ड बाय केमिकल कॉल्ड म्यूटाजेंस। कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे म्यूटाजेंस, उनके वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है। फिर कहता है एज मैनी ऑन ऑफ विच मिमिक द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड गिव राइज टू न्यूली सिंथेसाइज DNA स्ट्रैंड। कहता है कि DNA म्यूटेशन जो होता है वो अल्टर्ड हो सकता है किसके द्वारा, केमिकल मतलब कि केमिकल इन द सेंस कि म्यूटाजेंस जो होते हैं उनके द्वारा। और कहता है कि जो ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को क्या करेगा, ये मिमिक करेगा। अब मिमिक करके क्या करेगा, जो आपका नया DNA होता है उसको क्या करेगा, ये सिंथेसाइज करेगा। फिर कहता है कि म्यूटेशन ऑल्सो अकर ड्यू टू एक्सपोजर टू एक्सरेज और UV सनलाइट। अगर मान लो आप एक्सरे या फिर UV के रेज के बहुत करीब जाते हो, बहुत पास जाते हो, तो उसके वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है। फिर कहता है कि irrespective of the cause and types of mutation, they do not produce any effect on protein synthesis or nor do they produce any changes in structure and function of protein। कहता है कि जो irrespective of the cause and types of mutation, मतलब कि जो म्यूटेशन के causes होते हैं या फिर टाइप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं किस पे, प्रोटीन सिंथेसिस पे, और ना ही करते हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को चेंज, ठीक है। फिर कहता है कि म्यूटेशन आइदर प्रोड्यूस लार्ज चेंजेस इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसका ये क्या रहेगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को चेंज करेगा, और सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज इन जीन, या फिर जीन में क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को चेंज कर देगा, किसी एक न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है। जैसे कि मान लो C के जगह पे T आ गया, T के जगह पे G आ गया, ठीक है, चेंजिंग A to C और G to T, ठीक है। कहता है कि पॉइंट म्यूटेशन आर द मोस्ट कॉमन जेनेटिक म्यूटेशन। कहता है कि पॉइंट म्यूटेशन जो आपका होता है वो सबसे कॉमन म्यूटेशन होता है। कहता है दे इन्वॉल्व अ चेंज इन वन न्यूक्लियोटाइड इन अ DNA में एक न्यूक्लियोटाइड को बस वो क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है, एक या फिर मान लो 2 3 फ्यू मतलब बहुत कम, ठीक है। और कहता है कि दीज चेंजेस कैन अकर बाय सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन एंड डिलीशन। कहता है कि ये जो चेंजेस होते हैं वो किसके वजह से होता है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा कि मतलब एक जगह पे दूसरे ग्रुप को हम जब अटैच कर रहे होते हैं, है ना, तो कहता है कि रिप्लेस वन बेस पेयर विद अनदर। अब मान लो कि जैसे हमने A के जगह पे T रख दिया, T के जगह पे C रख दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर कहता है कि इंसर्शन, इंसर्शन का मतलब क्या हुआ, एक नया इंसर्ट करना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक को हटाया दूसरे को रिप्लेस किया, और इंसर्शन का मतलब क्या होता है कि नए को इंसर्ट करना।
तो कह रहे हैं कि एडिंग अ न्यूक्लियोटाइड इनटू द डीएनए सीक्वेंस, हम किसी और डीएनए न्यूक्लियोटाइड को लाकर डीएनए सीक्वेंस में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। फिर है डिलीटेशन, तो कह रहे हैं कि इसमें रिमूविंग न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस। अब हम क्या करेंगे इसमें कि डीएनए सीक्वेंस से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देंगे, ठीक है। कहते हैं म्यूटेशन अल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन इन अ सेल। म्यूटेशन क्या करेगा, जो सेल में प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा उनके फंक्शन को वो अल्टर कर सकता है। दस अफेक्ट द कैरेक्टर्स इन इंडिविजुअल, और इसके वजह से किसी इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये फिगर जो है वो म्यूटेशन को शो किया है, ठीक है। कहते हैं कि अब म्यूटेशन इज अ चेंज इन द डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। सबसे पहले क्या होता है म्यूटेशन, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होता है एटीजीसी, है ना। अगर डीएनए है तो एटीजीसी, आरएनए है तो एयू तो जीसी। तो अब इस तरीके से आपका सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो डीएनए के जो सीक्वेंस में चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन कैन चेंज द जेनेटिक कोड ऑफ एमआरएनए एंड अफेक्ट द प्रोटीन प्रोड्यूस। अब क्या कहता है, ये अफेक्ट करेगा एमआरएनए को, और एमआरएनए अफेक्ट होगा तो वो खुद ब खुद किसको करेगा, प्रोटीन को। ये प्रोटीन को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा, क्या करेगा, एमआरएनए को अफेक्ट करेगा, एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस को। अब देखो ये हुआ आपका नॉर्मल टाइप का सीक्वेंस, ठीक है। मान लो ये आपका क्या है, डीएनए कोडिंग है, जिसमें आपका एटीजी, एएए, टीटीटी, जीजीटी और टीएए, ये हुआ आपका नॉर्मल सीक्वेंस, ठीक है। ये वाला जो है वो आपका एमआरएनए का सीक्वेंस होता है 5'3", जिसमें आपका एयूजी, एएए, यूयूयू, जीजीसी और यूएए हो गया इसमें, ठीक है, सीक्वेंस। अब ये जो है ये आपका प्रोटीन मतलब कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस है। ये जो है ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, ठीक है। जैसे मेट हो गया तो मेट किसके लिए हो गया, मेथियोनिन के लिए होगा। लाइस हो गया तो लाइस किसके लिए होगा, लाइसिन अमीनो एसिड के लिए। एफई हो गया तो फिनाइलामीन अमीनो एसिड। ग्लाय हो गया तो ग्लाइसिन अमीनो एसिड। और लास्ट में आपका क्या होता है, स्टॉप का सिग्नल आता है, ठीक है। तो अब कहता है कि ये तो चलो नॉर्मल हो गया, जैसा कि एक सही मतलब कि डीएनए का जो आपका न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर सीक्वेंस दिखता है वो इस तरीके से होता है। अब कहता है कि साइलेंट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब मान लो एक के जगह पे हमने दूसरे को रिप्लेस किया। अब कहते हैं कि नो चेंज इन अमीनो एसिड सीक्वेंस, इसमें अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंजेस नहीं आएंगे, बस क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज आएगा। कैसे, तो देखते हैं। इधर आपका हो गया एटीजी, एएजी, यहाँ पे क्या था आपका ए था तो यहाँ पे क्या आ गया, जी आ गया। बाकी टीटीटी, जीजीटी और टीएए, बस यहाँ पे क्या चेंज आया, ए के जगह पे एक जी आ गया, है ना। एडिनिन के जगह 3 एडिनिन था तो वहां पे एक गुआनिन आ गया, ठीक है। अब कहता है कि एमआरएनए के स्ट्रक्चर में आपको कोई चेंज दिख रहा है, एयूजी, यहाँ पे क्या हुआ, एएजी, ठीक है। उसके बाद यूयूयू, जीजीयू और यूए, क्लियर है। बस यहाँ पे चेंज किसका आया, गुआनिन का। अब कहता है कि प्रोटीन का, सॉरी अमीनो एसिड का, तो इसमें देखो मेट, लाइस, एफई, पी और ग्लाय, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे बस क्या हुआ, साइलेंट म्यूटेशन हुआ किसका, ए के जगह पे जाके जी सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब कि ए को रिप्लेस करके खुद जाके वहां पे बैठ गया, ठीक। अब तीसरा है मिसेंस म्यूटेशन, इसमें क्या होता है, बेस का सब्स्टिट्यूशन। अब बेस का सब्स्टिट्यूशन होगा मतलब क्या अलग होगा इसमें, बताओ। बेस कौन सा होता है, अमीनो एसिड का बेस होता है ना। तो इसमें अब क्या आएगा, किसका चेंज आएगा, बेस का आएगा। तो इसमें क्या होगा आपका, चेंज इन अमीनो एसिड। जब बेस का सब्स्टिट्यूशन आया इसका मतलब कौन चेंज होगा, अमीनो एसिड होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे एटीजी, एएटी और टीटी, जीजीटी और टीए, ये हो गया आपका सीक्वेंस, ठीक है। अब कहता है कि इसमें आपका आ गया एयूजी, एएयू, यूयूयू, जीजीयू और यूएए, इसका सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसमें चेंज कहाँ पे आया, मेट तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका, एस्पराजीन आके अटैच हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या अटैच हो गया, एएसएन, तो एएसएन किसका है आपका, एस्पराजीन का। बाकी सब आपका क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये म्यूटेशन हुआ बेस का म्यूटेशन, ठीक है, जब आपका बेस क्या हुआ, चेंज हो गया सीक्वेंस में से। अब है नॉनसेंस म्यूटेशन, ठीक है। नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया, उसमें भी आपका क्या होता है, बेस सब्स्टिट्यूशन ही होता है, बट क्या होता है, क्रिएट अ स्टॉप कोडोन अर्ली।
इसमें क्या होता है कि चेंज क्या आएगा कि जो स्टॉप वाला कोडोन था वो बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। स्टॉप वाला कोडोन लास्ट में आता था जब आपका सीक्वेंस खत्म होता है, बट यहाँ जो स्टॉप का सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, बहुत पहले आ जाएगा, इसीलिए इसको नॉनसेंस सब्स्टिट्यूशन कहा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका सीक्वेंस ATG, AAG, TAT, GGT और TAA। mRNA का सीक्वेंस AUG, AAG, UAU, GGU और UAA। अब यहाँ पे आया क्या, तो यहाँ पे बेस में क्या होगा, मेट, लाइस और यहाँ पे स्टॉप। जो स्टॉप आपका यहाँ आया करता था वो आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो स्टॉप का सिग्नल जो हैगा वो अर्ली आ जाएगा, किसमें, नॉनसेंस म्यूटेशन में, ठीक है। अब आया आपका पांचवा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंसर्शन, मतलब कि जब आप नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हो, तो इसमें क्या होगा, आपका होगा कोडिंग ATG, AA। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, TCT। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ, किसका सब्स्टिट्यूशन हुआ बताओ, C का, ठीक है। फिर कहता है कि आपका यहाँ पे क्या आ गया, TAA। उसके बाद कहता है कि AUG इसका mRNA का सीक्वेंस, AAA, UCU, UGG और UAA। फिर आपका ये भी आपका क्या हुआ, मेट, लाइस और यहाँ पे से चेंज हो गया, सेरीन आ गया और आपका ट्रिप्टोफैन आ गया। तो कहता है कि इसमें क्या हुआ कि इंसर्शन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड कॉज फ्रेम शिफ्ट। अब क्या हुआ कि जब आप नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करोगे तो आपका फ्रेम क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जो फ्रेम था आपका वो फ्रेम क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। जैसे आपका था मेट, लाइस, एफी, ग्लाय, ये था सीक्वेंस आपका, लेकिन अब जब आपने क्या किया, नए चीजों को, नए न्यूक्लियोटाइड को इंसर्ट किया, तो इसलिए आपका फ्रेम भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, अल्टर रीडिंग फ्रेम चेंजेस ऑल डाउन स्ट्रीम अमीनो एसिड, जितने भी नीचे के आपके अमीनो एसिड हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपका मेट, लाइस तो सेम है, बाकी आपका चेंज हो गया, ठीक है। फिर आपका आता है कहता है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब इसमें क्या होगा, डिलीशन, मतलब कि कोई किसी को आप डिलीट कर रहे हो, तो कैसे होगा, DNA में आपका जो सीक्वेंस है वो क्या है, ATG, AAA और TTT, GGT और TAA। अब हमने यहाँ से क्या किया, एक T को डिलीट कर दिया, तो आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा AUG, AAA, UUG, GUA और वहां से भी हमने क्या किया, यहाँ से TA को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब बचा, अब हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा मेट, लाइस, ल्यू और वेल। तो इसमें आ जाए ल्यूसीन और वेलिन, ठीक है। लास्ट में आपका सिग्नल आएगा स्टॉप का। कहता है कि डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड कॉज फ्रेम शिफ्ट। अब जब डिलीट करोगे तो भी फ्रेम शिफ्ट होगा, मतलब फ्रेम अलग हो जाएगा, और जब आप ऐड करोगे तो भी उसका फ्रेम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर कहता है कि अल्टर रीडिंग फ्रेम चेंजेस ऑल डाउन स्ट्रीम अमीनो एसिड, जितने भी आपके अमीनो एसिड का सीक्वेंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका होता है म्यूटेशन, कि मतलब किस तरीके से एक चीज आप, अगर एक चीज आप नया ऐड करते हो तो उसके वजह से चेंजेस आते हैं, एक चीज को आप डिलीट करते हो तो चेंजेस आता है, या फिर एक चीज को आप दूसरे चीज से रिप्लेस करते हो तो भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये सारा हो गया। फिर कहता है म्यूटेशन कैन बी कॉज बाय एरर्स इन DNA रेप्लिकेशन और बाय म्यूटाजेंस सच एज केमिकल, एक्सरे और UV रेडिएशन। तो म्यूटेशन और भी, ये तो चलो ये तो हो गया कि DNA के सीक्वेंस में अगर गड़बड़ी है, बट म्यूटेशन के होने का और भी रीजन है, जैसे कि म्यूटाजेंस में आपके क्या आ जाएंगे, केमिकल्स आ जाएंगे, या फिर आपके एक्सरे आ जाएंगे, UV लाइट आ जाएंगे। अगर इन सभी के कॉन्टेक्ट में भी आप जाते हो तो उसके वजह से भी क्या होगा, ये म्यूटेशन होगा, ठीक है। तो ये था आपका म्यूटेशन, पढ़ लेना इसको अच्छे से। म्यूटेशन भी पूछ सकता है, चाहे 2 नंबर में पूछे चाहे 5 नंबर में पूछे, ठीक है।